तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन आंसर्स किए थे और उससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है ना, उसका बेसिक कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो जी, तो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, 2 मिनट। चलो, हेडिंग डालो पहले आप, प्रश्नावली 3.2 बेसिक। ठीक है, तो पहले के लेक्चर्स में क्या पढ़ा था हमने? पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि यार रैखिक समीकरण क्या होती है, रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है ना, ग्राफ पे कैसे दर्शाया जाता है। इन सभी बातों को हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। जैसे मान लो आपको दो इक्वेशन दे दी, जैसे 2x + 4y = 8, एक दे दी 4x + 7y = 6। ये दो इक्वेशन दे दी। मैंने कह देते थे भैया इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे बना के दिखाओ। तो हम बनाना जानते थे। हम क्या करते थे, इसका डब्बा बना लेते थे, ऐसे ऐसे करके इसका डब्बा बना लेते थे। यहाँ पे x लिखते थे, y लिखते थे, वैल्यू डालते थे, आंसर आता था। इसी तरीके से इसका डब्बा बना लेते थे। फिर इन दोनों को, जो ये दो पॉइंट्स आए हमारे पास, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, इनको ग्राफ पे प्लॉट करके फिर हम ग्राफ बना लेते थे। ठीक है, जैसे मान लो ये दो इक्वेशन दे दी। जब तुम अब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ हो सकता है कि कुछ इस तरीके का बने। वजह से ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन ऐसी लाइन बनाए, ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन ऐसी लाइन में बनाए। ऐसा भी बन सकता है ग्राफ। बनने को तो ग्राफ ऐसा बन जाए, ऐसा भी बन सकता है कि भैया दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता भाई? तुम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओ। जब ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है कि एक पॉइंट पे काट जाए, है ना। ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर आ जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों जो ग्राफ बनाओगे, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशंस का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो दोनों के दोनों जो लाइन बने, ये दोनों समांतर बन जाए। ये भी हो सकता है कि भाई कभी काटे ना एक दूसरे को। तो तीन केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तीन केस। अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया है, युग्म का मतलब जोड़ा, अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल देखो ये दो इक्वेशन आपको दे रखी थी ना, जैसे ये दो इक्वेशन आपको दे रखी थी, तो अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं तो आप उनका जब ग्राफ बनाओगे तो तीन तरीके से ग्राफ बन सकता है। तीन केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे काट जाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों के जो ग्राफ बनाओगे वो एक दूसरे के ऊपर ही बन जाए। तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों जो लाइनें हैं ना वो समांतर बन जाए, है ना। इसको तो हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम बोलते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखाएं बोल दो, संपाती रेखाएं। और इसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। समझ रहे हो? अगर आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, जब आप उनका ग्राफ बनाओगे तो वहां पे तीन केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को काट जाए, जैसे इस केस में हो रहा है। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बन जाए, उसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं बन जाए। तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों की दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो समांतर बन जाए, उसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। तीन केस बन सकते हैं। इन्हीं तीनों केसेस के बारे में आपने इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगर एक पॉइंट पे काट गई, जिस पॉइंट पे काटती है हम बोलते हैं कि यार वो उसका सोल्यूशन है, वो उसका आंसर है, वो उसका हल है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं इनका केवल और केवल एक ही हल होता है। ऐसे बोल सकता हूं, एक ही हल होता है। ठीक है, एक ही हल का क्या मतलब है कि यार एक ही ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर सकता है, सिर्फ ऐसा एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, जो आपकी संपाती रेखाएं होती हैं, जैसे संपाती रेखाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर बन रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बहुत सारे हल हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये हर एक पॉइंट पे काट रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। ठीक है, जो समांतर रेखाएं हैं वो तो एक दूसरे को भी काटती नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो समांतर रेखाएं हैं उसका कोई भी हल नहीं होता है। बस समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी,
अब एक शब्द का और यूज करेंगे इस चैप्टर में, वो है संगत युगम और असंगत युगम। क्या बोला मैंने? संगत और असंगत, ये टर्म और यूज करनी है हमने। तो देखो, जिस भी इक्वेशंस के आंसर निकल जाएं, जैसे आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, जो युगम दे रखा है, दो इक्वेशंस का मतलब जोड़ा दे रखा है ना, उसको युगम बोल देते हैं। तो अगर रैखिक समीकरण युगम का आंसर निकल जाए, उसका हल आ जाए, तो आप उसको बोलते हैं संगत युगम। चाहे हल एक आए चाहे अनेक आए, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर हल आ रहा है ना, तो हम उसको बोलते हैं संगत युगम। नाम है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो, प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल आ रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा कि सर ये जो जोड़ा आपको दे रखा है ना, ये जो इक्वेशंस का जोड़ा दे रखा है, वो इक्वेशन का जोड़ा संगत युगम कहलाएगा। इसी तरीके से ये भी संगत युगम कहलाएगा, क्योंकि इसके भी आंसर आ रहे हैं, चाहे ज्यादा आ रहे हैं लेकिन आंसर तो आ रहे हैं ना, तो संगत युगम कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे असंगत युगम। क्या बोलेंगे? असंगत युगम। ठीक है। अच्छा, तीन बातें डिस्कस कर ली। क्या क्या? भाई कोई दो इक्वेशन आपको दे रखी है, फॉर एग्जांपल ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो हो सकता है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, हो सकता है इसका ग्राफ ऐसे बने, इसका ग्राफ ऐसे बने। तीन ही केस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता। तो अगर इस तरीके से बन रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का एक ही हल होता है, एक ही हल है, इसका मतलब ये संगत युग्म कहलाता है। जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, जैसे अगर इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो मैं कहूंगा वो जो इक्वेशन का जोड़ा दे रखा है, वो संगत जोड़ा है, वो संगत युग्म है। ठीक है। अगर संपाती रेखाएं बन रही है, तो उसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल आ रहे हैं, तो तब भी वो संगत युग्म कहलाएगा। समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता, हल नहीं है, तो इसका मतलब वो असंगत युग्म कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया? अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया, मैंने एक इक्वेशन दे दी, लेट्स से 2x + 7y = 8, और एक दे दी मैंने 3x + 4y = 12। ये इक्वेशन दे दी। मैंने कहा कि यार बताओ, जब मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा, तो ये किस टाइप की रेखाएं बनेंगी? तो हो सकता है कि प्रतिच्छेदी बने, है ना, ग्राफ बनाने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि समांतर बन जाए, हो सकता है कि संपाती बन जाए। इन तीनों में से किसी एक टाइप की बनेगी। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, तो हो सकता है समांतर बने, हो सकता है प्रतिच्छेदी बने, हो सकता है संपाती बने। इन तीनों रेखाओं में से किसी भी एक रेखा के टाइप की बनेगी, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि किस टाइप की बनेगी? आपको सर ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ बना के पता चलेगा। बिना ग्राफ बनाए तो पता ही नहीं चल सकता, बिना ग्राफ बनाए भी पता चल सकता है ना। मान लो आपको इक्वेशंस दे दी और आपसे पूछ लिया जाए कि इनका ग्राफ बनाने पर किस टाइप का ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, संपाती बनेगा या समांतर बनेगा, तो आप बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, किस तरीके से, वो समझो। तो एक काम करता हूं, मैं ना क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ। क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा ना, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। यहाँ पे आपको तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, तीन जोड़े दे रखे हैं, या फिर कह लो तीन रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, ठीक है ना। एक तो ये युग्म दे रखा है, एक ये युग्म दे रखा है, और एक ये युग्म दे रखा है। ठीक है, एक एक काम करते हैं, इन तीनों को ग्राफ पे बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको ग्राफ पे बना के देख रहा हूँ, 5x - 4y + 8 = 0, इसको। ठीक है, तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसका यूज कर रहा हूँ मैं, इसका। 5x - 4y + 8 = 0, ये लाइन बन गई। अच्छा जी, और क्या है? 7x + 6y - 9 = 0, 7x + 6y -9 = 0, ये दूसरी लाइन बन गई। तो देखो जी, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ग्राफ पे बना दिया, इस इक्वेशन को भी ग्राफ पे बना दिया, इस इक्वेशन को भी मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि जो ये ग्राफ है ना, ये एक पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब कह सकता हूँ कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं।
क्या कह सकता हूँ कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। लिख दूँ इसका आगे कि सर इन दोनों इक्वेशंस को जब मैंने ग्राफ पे बनाया तो जो ग्राफ बन रहा था वो प्रतिच्छेदी रेखाओं का बन रहा था। किसका बन रहा था? प्रतिच्छेदी रेखाओं का बन रहा था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करना तुम। यहाँ पे देखो x के आगे क्या लिखा है 5, x के आगे क्या लिखा है 7। एक काम करता हूँ, इसको लेट से मैंने A1 नाम दे दिया, बस, और इसको मैं नाम देता हूँ A2, है ना। इनका रेशो निकाल लेता हूँ, इनको बटे में लिख के देखता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ बाद में पता चल जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि A1/A2 ये कितना है 5/7 है। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बाद में पता चल जाएगा अपने आप, एक बार लिखते जाओ बस। ठीक है, अच्छा अब ऐसे y के आगे जो अंक है उसको मैं B1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं B2 नाम दे देता हूँ और इनको बटे में लिख देता हूँ। B1/B2 क्या है -4/6, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि यार A1/A2 तो 5/7 आ रहा है, B1/B2 -4/6 आ रहा है। इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे, है ना। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि A1/A2 बराबर नहीं आ रहा B1/B2 के। बस समझ में आ गई, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी ना उसमें कभी भी A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2 के। समझ रहे हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर हैं तो उनका जो समीकरण है उन समीकरणों में A1/A2 का रेशो B1/B2 के रेशो के बराबर नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना तो उनकी इक्वेशंस को देखकर ही आप बता सकते हो कि यार इनकी रेखा प्रतिच्छेद करेगी कि नहीं करेगी। कैसे? आप A1/A2 का रेशो ले लो और B1/B2 का रेशो ले लो, इनका अगर इन दोनों का रेशो बराबर नहीं आ रहा है, जैसे इस केस में बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो गारंटेड बात है, वो 100% बात है कि वो जो इक्वेशंस हैं वो प्रतिच्छेद करेंगे, हमेशा प्रतिच्छेद करेंगे। ये मतलब होता है। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्या पता थोड़ा बहुत समझ में ना आए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, वापस बता देता हूँ। अगर A1/A2 बराबर नहीं आ रहा B1/B2 के, तो इसका मतलब ये है कि जो रेखाएं बनेंगी वो क्या बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। किस टाइप की रेखा बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे A1/A2 का रेशो देख लेता हूँ क्या आएगा। A1 और A2 का रेशो अगर यहाँ पे देखें तो क्या आ रहा है? ये 9/18 यानी कि 1/2 आ गया। इसी तरीके से B1 और B2 का रेशो देख लेता हूँ। B1/B2 का रेशो क्या है? ये 3/6 यानी 1/2। इसी तरीके से C1 और C2 का रेशो देख लेता हूँ। क्या है ये? 12/24 यानी 1/2। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि A1/A2 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी ये तीनों बराबर है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तीनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा भैया कि A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के और ये बराबर आ रहा है C1/C2 के। यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया था कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या हो रहा था कि वहां पे प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूं मैं कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ रहे हैं, है ना। अब मैं इसका ग्राफ बना के देखता हूँ, कि ग्राफ बनाने पर क्या मिलता है मुझे। बना के देखें, क्या ये 9 3 12 18 6 24। देखो जी, इसको मिटा देता हूँ। 9x + 3y + 12 बराबर 0, यही था मेरे ख्याल से। 9 3 12 18 6 24, हाँ। फिर 18 6 24, ये हो गया। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने बना दिया। एक मिनट, हाँ, दोनों इक्वेशंस को मैंने बना दिया। दोनों इक्वेशन को बना दिया और मैं देख रहा हूँ कि यार इसकी तो एक ही लाइन बनी, दूसरी लाइन कहाँ पे है? दूसरी लाइन तो है नहीं, चाहे जितना जूम आउट कर लूँ मैं, है ना। दूसरी लाइन है, कहाँ पे है? इसी पहली लाइन के ऊपर है। ये जो पहली लाइन है ना, इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन बन रही है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि संपाती बन गई।
जब A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 बराबर आया तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या बन गई, संपाती रेखाएं बन गई। कौन सी रेखाएं बन गई, संपाती रेखाएं। यानी अगर मुझे इक्वेशन दी हो तो मैं बिना ग्राफ बनाए ये बता सकता हूं कि ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, संपाती हैं, कैसी हैं बता सकता हूं। कैसे, मैं A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का रेशो चेक कर लूंगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो ग्रंटेड मतलब है कि यार ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आपको C1 बाई C2 चेक ही नहीं करना, अगर यही दोनों बराबर नहीं आए तो C1 बाई C2 चेक ही नहीं करना है आपने। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, बिना ग्राफ बनाए बता सकते हो कि संपाती रेखाएं हैं, है ना। और कहीं सर क्यों बताना जरूरी है, ये आपको आगे पता चल जाएगा, +1 +2 में पता चल जाएगा, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, कोई और फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जरूरी है, अभी तो आप सीख रहे हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब थर्ड केस की बात करते हैं, इस केस की। यहां पर अगर मैं पूछूं, ये तो फर्स्ट केस हो गया था, ये सेकंड हो गया था, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं पूछूं कि A1 और A2 का रेशो क्या बताओ, तो A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, तो इसका रेशो आ गया जी हमारे पास कट के 3 आ गया। अगर मैं पूछूं कि B1 और B2 का रेशो बताओ, तो B1 बटा B2, तो B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, -3 बटा -1 कट के कितना आ गया, 3 आ गया। अगर मैं पूछूं कि C1 और C2 का रेशो बताओ, C1 और C2 का रेशो, तो C1 कितना है 10, C2 कितना है 9, तो ये आ गया 10 बटा 9। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि A1 और A2 और B1 और B2 ये दोनों तो बराबर हैं, 3 ये बराबर हैं, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, तो लिख देता हूँ A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बाय C2 के। अब देखो, अगर दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तब इसका ग्राफ बना के देखता हूँ कि क्या बनता है। इसको मैं ग्राफ पे बना के देखता हूँ। 6 3 10, 1 मिनट बना लेते हैं अभी। 6 3 10 ये हो गया, और दूसरा क्या है 2 - 1 9, 2 - 1 और 9। ठीक है, मैंने क्या देखा कि जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स का, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ ऐसा बन रहा है, यानी समांतर बन रहा है। ठीक है, मैं कह सकता हूं फिर कि भैया जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 के तो बराबर हो, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर ना हो, इसका मतलब ये है कि वो समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। 3 बातें हमने यहाँ पे सीखी हैं, वापस से रिकैप कराएंगे एक बारी। 3 बातें हमने सीखी हैं, वापस समझ लो। जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है, बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर तीनों बराबर हैं तो संपाती रेखाएं, दोनों बराबर हैं तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं, है ना। तो ये बात हमने सीखी। अब हमने इसको लॉजिकली सीखा है, मतलब एक एग्जांपल लेके सीखा है। इसको हम थ्योरम के हिसाब से भी कर सकते थे, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है मैथमेटिकली, लेकिन अभी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इतना वो समझ में नहीं आएगा। 11th क्लास में आप अपने आप ही सीख जाएंगे कि ऐसा करने पर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अभी तो लिख लीजिए बस आप। हमने क्या देखा कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, या फिर कह लो जिसका एक ही हल होता है ना, अगर उसकी इक्वेशन को देखा जाए तो उसकी इक्वेशन में खास बात होती है कि वहां पे A1 बाई A2 बराबर नहीं होता B1 बाई B2 के। समझ में आ गई। जो संपाती रेखाएं होती हैं उसके अंदर एक खास बात होती है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं में खास बात होती है कि A1 बाई A2 बराबर होता है B1 बाई B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता C1 बाई C2 के। समझ में आ गई। अगर पहले दो बराबर नहीं है तो ग्रंटेड बात है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, तीनों बराबर हैं तो संपाती रेखाएं बनेगी, पहले दो बराबर हैं तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं बनेगी। ये बात हमने सीख ली, बात समझ में आ गई। और इसी का आपकी एक्सरसाइज 3.2 में यूज होगा, यही बार बार घूमते जाएंगे। आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपकी एक्सरसाइज का, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखो, सेकंड क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। सेकंड क्वेश्चन अंदर यही बोला गया था कि अनुपातों A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 की तुलना करके ज्ञात करो कि ये जो नीचे समीकरण दे रखे हैं ना, जो समीकरणों का जोड़ा दे रखा है, ये प्रतिच्छेद करते हैं या समांतर हैं या संपाती हैं, इन तीनों में से क्या है ये बताना था। तो हमने बता दिया, है ना। हमने A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 का यूज करके इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में बोल रखा है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 की तुलना करो और बताओ कि इनमें से कौन सा जोड़ा संगत है और कौन सा असंगत है। संगत किसको बोलोगे, जो या तो प्रतिच्छेद करे,
या फिर संपाती हो, जिसका एक हल निकले या अनेक हल निकले, वो दोनों संगत कहलाते हैं। तो बता देना इनमें से संगत कौन सा है। अच्छा ध्यान रखो, आपको 5 को इस तरफ लेके आने की जरूरत नहीं है। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक है ना। जो आपका रैखिक समीकरण युग्म होता है ना, दो चर वाला, तो उसकी जो जनरल फॉर्म है वो जनरली ऐसे दिखाई देता है आपको, हमेशा इस रूप का दिखाई देता है। आप रख के देख लो, ए की वैल्यू लेट से आपने 3 रख दी, बी की वैल्यू मान लो 4 रख दी, सी की वैल्यू मान लो -3 रख दी, तो ये क्या बना, एक रैखिक समीकरण युग्म बना, रैखिक समीकरण बना ना। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है, ये एक रैखिक समीकरण की जनरल फॉर्म है। ये क्या है, रैखिक समीकरण की जनरल फॉर्म है भैया। जनरल की स्पेलिंग गलत है, बस समझ में आ गई। इसलिए मैं इसको A1 B1 C1 बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संगत है, कौन सा संगत है। जो संगत है उसका ग्राफ भी बना के दिखाना है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों क्वेश्चन को आप खुद ब खुद सोल्व जरूर करिएगा, और कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी आपको कोई कंफ्यूजन आई हो, जो भी आपको पूछना हो, है ना, जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपको कहना हो कि सर ऐसे पढ़ाया करो, ऐसे ना पढ़ाया करो, है ना, ऐसे समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो भी चीज़ें हों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा जो उनसे आपको दिए हैं, और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।